अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू देखें तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में शुगर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती। जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जाते हैं और वहाँ पे ये एसिटाइल को एक की प्रोडक्शन करते हैं, जिसके नतीजे में थोड़ी सी या लिटिल अमाउंट एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर ये एसिटाइल को एंजाइम जो है ये क्रेब्स साइकिल में यूज़ होता है। क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है और ये क्या करते हैं कि जितनी भी एनर्जी इन शुगर्स के अंदर प्रेजेंट होती है उस सारी को क्रेब्स साइकिल के अंदर एक्सट्रैक्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADPH और FADH। तो ATP जो है जिसको वो डायरेक्ट एनर्जी के तौर पे बॉडी जो है यूटिलाइज़ कर लेती है, जबकि NADPH और FADPH जो है ये दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वहाँ पे इनसे ATP की प्रोडक्शन होती है। ये था आपके पास ओवरव्यू ग्लाइकोलिसिस का। ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें एसिटाइल को एंजाइम्स की प्रोडक्शन हो रही होती है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और यहाँ पे एनर्जी कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन। अब हम ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्लाइकोलिसिस जो है वो तकरीबन बॉडी के हर सेल में परफॉर्म होता है और ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। देन जे पायरुवेट एसिटाइल को में कन्वर्ट होता है थ्रू सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ग्लाइकोलिसिस होगी तो उसको एरोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे आप, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ग्लाइकोलिसिस होगी तो उसको आप एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। ह्यूमन सेल्स के अंदर तकरीबन 95% एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर होने के लिए स्पेशल प्रोटीन चैनल की ज़रूरत होती है और उन स्पेशल प्रोटीन चैनल को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को ग्लूट रिसेप्टर्स बोलते हैं और दूसरे को SGLT ट्रांसमीटर चैनल बोलते हैं। तो इन चैनल्स के थ्रू जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर एंटर होते हैं। जब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर एंटर होते हैं तो ये डिफरेंट तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हर सेल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है और ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप जो है यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब सेल के एंटर होते हैं तो इनका दूसरे ट्रांसमीटर से पास आउट होना बहुत ईजी होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सेल क्या करता है कि इनके साथ फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देता है और ये फॉस्फेट ग्रुप वो ATP से लेता है और ATP को वो ADP में कन्वर्ट कर देता है और वो फॉस्फेट के जो ग्रुप्स होते हैं वो इन 6 मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो 6 कार्बन के साथ जो है वो अटैच कर देते हैं। तना ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हाईली पोलर सब्सटेंस बन जाते हैं और ये इजीली ट्रैप हो जाते हैं सेल के अंदर। तो ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है सेल के अंदर, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। हेक्सोकाइनेज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेक्सो मीन 6 एंड काइनेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि फॉस्फेट को किसी दूसरे ग्रुप के साथ अटैच करवाते हैं। तो ये फॉस्फेट इस रिएक्शन में ग्लाइकोलिसिस में ATP से आता है और वो ग्लूकोज के साथ बाइंड करता है। हेक्सोकाइनेज की 4 टाइप्स होती हैं। तो जो ग्रुप 4 होता है या जो 4 टाइप होती है हेक्सोकाइनेज की, उसको हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है ये लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है और ये पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के अंदर भी पाया जाता है। ये ग्लूकोकाइनेज बाकी 3 अपनी टाइप से डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो है वो सैचुरेटेड नहीं होता और ये पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है। ये उस टाइम भी काम कर रहा होता है जब ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन जो है वो ग्लूकोज की हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ग्लूकोकाइनेज होता है, जो ग्लूकोकाइनेज पेनक्रियाज की बीटा सेल्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम ग्लूकोज सेंसिंग रिसेप्टर्स भी बोलते हैं।
नेक्स्ट हम सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे जो कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले स्टेप में ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा होता है और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। 1 ATP जो होता है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के साथ अटैच करवा के खुद ADP में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और जहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है, इसीलिए ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रुक्टोज और ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आपके पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके इस फ्रुक्टोज के साथ बाइंड कर रहा होता है, इसी वजह से लफ्ज़ बिस यूज़ किया गया कि एक और फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच है। ये जो न्यू एडिशन हो रही होती है फॉस्फेट ग्रुप की, ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम जो है इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इस स्टेप में एक ATP अपना फॉस्फेट ग्रुप इनके साथ अटैच करता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इस बात को नोट करें कि इस रिएक्शन में भी हम लोग एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेप ग्लाइकोलिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 रीज़न है इसकी, एक ये कि ये रिएक्शन जो हो रहा होता है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और दूसरी बात ये नोट करनी है कि ये रिएक्शन जो होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को। जब स्टोर्ड एनर्जी कम हो जाती है तो ये AMP का लेवल सेल के अंदर बढ़ा देते हैं। जब सेल के अंदर AMP का लेवल बढ़ जाता है तो ये AMP सिग्नल प्रोवाइड करते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम्स को कि वो यहाँ पे इस स्टेप में रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो बढ़ा दें। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस ग्लाइकोलिसिस की रेट को जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम इस वीडियो के एंड में पढ़ेंगे। अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ उसका रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह शो होता है हमारे पास और इसके पास जो है वो 6 कार्बन है जो कि हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो अटैच है। इसको हम अगर ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास ग्लूकोज का, इसको अगर हम मज़ीद ओपन करके देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो शो होगा वो कुछ इस तरह होगा और इसमें भी आप देख सकते हैं कि वो जो कार्बन की सीरीज़ हैं वो उसी तरह 6 कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच है। और इसको अगर मज़ीद सिमिलर करके हम देखें तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास शो होगा। इस स्ट्रक्चर को हम आगे मुख्तलिफ स्टेप्स में यूज़ करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि फॉस्फेट ग्रुप कौन से कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और कौन से स्टेप में अटैच हो रहा है। नेक्स्ट हम इन सीरीज़ ऑफ रिएक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज के पास 6 कार्बन ही हैं। नेक्स्ट इस ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो रहा होता है जो कि 6 कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा होता है, इसी वजह से इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलेंगे। थर्ड रिएक्शन में कोई भी मज़ीद कार्बन फॉस्फेट इसके साथ अटैच नहीं हो रहा। फोर्थ रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि इसकी 6 कार्बन के साथ भी ऑलरेडी पहले का अटैच हो और 1 के साथ न्यू आके अटैच हो रहा है, इसी वजह से हम इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पढ़ेंगे। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले और लास्ट स्टेप में दोनों में ही ATP जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं। नेक्स्ट फेज़ के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट आगे से 2 मॉलिक्यूल में सेपरेट होता है, एक को ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलते हैं और दूसरे को डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पढ़ते हैं। क्योंकि बिस फॉस्फेट के पास फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेट के पास 6 कार्बन होते हैं और 3 कार्बन फिर एक की तरफ आ जाते हैं और 3 कार्बन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की तरफ आ जाते हैं। इन दोनों को शॉर्ट टर्म में याद करने के लिए गैप और डैप का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इन दोनों के रिएक्शंस में जो इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम उनको आप लोग एल्डोलेज एंजाइम्स पढ़ते हैं। ग्लाइसिल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और इनमें एंजाइम्स आइसोमरेज की मदद से
ये एक दूसरे के आइसोमर्स बना सकते हैं और इस एंजाइम को आप लोग ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज बोलेंगे। इन दोनों में से सिर्फ ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये ही आगे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे एनर्जी की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की ज़रूरत होगी। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स को हम ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज भी पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि डीहाइड्रोजनेज क्या होता है। डीहाइड्रोजनेज के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहा होता है। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स हाइड्रोजन की रिमूविंग कर रहा होता है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है उसको ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं और जब वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो रहा होता है जो ऑलरेडी रिड्यूस होता है, उसके पास हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन पढ़ेंगे। तो इस तरह ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। इस रिएक्शन में डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होगा या ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होगा वो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर अटैक करेगा और इसमें जो कार्बन 1 और कार्बन 2 के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच हैं उनको वो रिमूव कर देगा और वो जाके NAD के साथ बाइंड करेंगे और NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस बना देंगे। इस रिएक्शन में वाटर इन्वॉल्व होगा तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो कार्बन 1 के साथ जब बाइंड करेगा तो वो इसको हाई एनर्जी इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना देगा। ये मॉलिक्यूल अपनी एक्सेस एनर्जी को रिलीज़ करेगा और फॉस्फेट आके इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और इसको 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना देंगे। ये फिर स्टेबल मॉलिक्यूल होगा और इसके पास क्योंकि 2 ग्रुप पहले से फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं तो एक नया जो आके कार्बन 1 के साथ अटैच होगा तो इसी वजह से इसको हम 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बोलेंगे। तो इस स्टेप में ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में इस तरह कन्वर्ट होगा। नाउ अपनी सीरीज़ ऑफ रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शन में देखें आप तो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में भी 6 ही कार्बन है, थर्ड रिएक्शन में भी 6 हैं, फोर्थ रिएक्शन में भी 6 हैं और फोर्थ रिएक्शन के बाद ये फिर आगे स्प्लिट हो गए 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक को गैप पढ़ते हैं और दूसरों को डैप कह रहे हैं और ये फिर जो गैप है ये आगे से मज़ीद जो है ये आगे पाथवे में इन्वॉल्व होगा और रिएक्शन को जो है वो परफॉर्म करेगा। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये आगे इसकी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करता है और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल और ये नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस के एनर्जी की प्रोडक्शन करेगा। इनऑर्गेनिक फॉर्म में फॉस्फेट ग्रुप आके इसके साथ बाइंड करता है कार्बन 1 के ऊपर और ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। इसके पास ऑलरेडी 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, तीसरा जब कार्बन 1 के ऊपर अटैच होता है तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। इसमें NAD जो होता है NADH में कन्वर्ट होता है और इस रिएक्शंस में 2 NAD जो होते हैं 2 NADH में कन्वर्ट होते हैं और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वहाँ पे इनसे ATP की प्रोडक्शन होती है। इस स्ट्रक्चर में देखें आप तो इसके साथ ये कार्बन का ये फॉस्फेट के ग्रुप्स जो है अटैच होते हैं और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप से ATP की प्रोडक्शन हो रही होगी और इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होगा उसको हम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम पढ़ेंगे। काइनेज एंजाइम का मेन फंक्शन ये होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को 1 मॉलिक्यूल से अदर मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन के साथ जो फॉस्फेट अटैच है वो आके ADP के साथ बाइंड करेगा और ATP की प्रोडक्शन करेगा। इस तरह 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा
और ये आपके पास ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है और इसको आप सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। सेल्स जो होते हैं अपने अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन दो पाथवे के ज़रिए कर रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है और दूसरा एनर्जी जो होती है हाई एनर्जी बॉन्ड से रिलीज़ हो रही होती है। तो इस केस में जो कार्बन 1 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, जब वो उससे स्प्लिट हो रहा होता है तो ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हाई एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और ADP टू ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट 2 स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा और फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा और फिर ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंजाइम के साथ रिएक्ट करके पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा। अब जो एंजाइम 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसे म्यूटेज एंजाइम्स पढ़ते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज भी कहते हैं। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन रहा होता है उसमें एनोलेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो पाइरुवेट में कन्वर्जन हो रही होती है इसमें पाइरुवेट काइनेज एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। 2 ADP जो है 2 ATP में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को हम 2 फेसेस में क्लासिफाई करते हैं। एक को आप एनर्जी एक्सपेंडिचर बोलते हो और एक को आप एनर्जी प्रोडक्शन बोलते हो। एनर्जी एक्सपेंडिचर में 2 रिएक्शंस ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है और फ्रुक्टोज 6 से फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा होता है तो यहाँ पे 2 ATPs की कंजम्पशन हो रही होती है, तो ये एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस को हम ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। फर्स्ट सपोज कि ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट तो उस केस में 2 साइड्स ऑफ एनर्जी जनरेशन हो रही होती है। एक 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है तो यहाँ पे 2 ATPs की प्रोडक्शन हो रही है और एक आपके पास जब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से पाइरुवेट की प्रोडक्शन हो रही होती है एंजाइम्स की मदद से, तो यहाँ पे भी 2 ATPs बन रहे होते हैं। तो इस तरह एनर्जी एक्सपेंडिचर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में 4 ATPs जो है उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। तो नेट गेन 4 में से जब हम 2 एक्सपेंस को निकालते हैं, एक्सपेंडिचर को निकालते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास 2 ATPs की प्रोडक्शन हो रही होती है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। वैसे तो ऑक्सीजन का कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता इस पाथवे के ग्लाइकोलिसिस के पाथवे के दौरान, लेकिन इनडायरेक्टली इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में जब कन्वर्ट होता है, इसके कन्वर्जन में एंजाइम जो रोल प्ले कर रहा होता है उसको ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 NAD के साथ जोड़ता है और जिसके नतीजे में 2 NADH बन जाता है। NAD जो है उसकी सेल के अंदर अमाउंट लिमिटेड होती है, इसी वजह से वो दोबारा NADH जो होता है दोबारा NAD में रीजनरेट हो जाता है और ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हो रहा होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक NADH जो है वो NAD में कन्वर्ट होता है और उस दौरान ये 2.5 ATP जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होती है, ये प्रोसेस जो है आयोनिक प्रोसेस है और ये टोटली डिफरेंट है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस से। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में
नेट गेन हमारे पास 2 ATP और 2 NADH भी होता है। तो अब हम देखेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATPs जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट फेज में होते हैं, जबकि 4 ATPs जो हैं वो पे ऑफ फेज में होते हैं। नेट गेन हमारे पास 2 ATPs होता है और ये आपके पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में हो रहा होता है। नेक्स्ट एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में 2 ATPs इन्वेस्टमेंट फेज में होते हैं, 4 ATPs प्लस 2 NADH जो होते हैं ये आपके पास इन्वेस्टमेंट फेज में होते हैं। 2 NADH को हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं और नेट गेन हमारे पास 2 ATP और 2 NADH आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज को हम लोग ग्लाइकोलिसिस में कहाँ पे और कौन से स्टेप्स में यूज़ कर रहे होते हैं। फ्रुक्टोज के लिए सिंपल है कि फ्रुक्टोज जब हमारे लिवर में जाता है तो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट जो है वो यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जो है यहाँ पे ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एंटर हो जाता है। ग्लैक्टोज की बात करें तो ग्लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जगह जहाँ पे जाके ये जो है अटैच होता है और ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एंटर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। हमें क्यों रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ज़रूरत होती है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस उन रिएक्शंस का मजमूआ है जो कि मेटाबॉलिक पाथवे के सेंटर पे जो है वो होता है, जिस तरह के क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड एटसेट्रा। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस में ग्लाइकोलिसिस का जो रिएक्शंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये जस्ट एक वैसा रिएक्शन नहीं होता कि जिसमें स्टार्ट में ग्लूकोज से शुरू हो और एंड में नॉन यूजेबल प्रोडक्ट बन जाए, बल्कि इसमें ऐसे दरमियान में रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते हैं जिससे मुख्तलिफ चीज़ों की सिंथेसिस हो रही होती है। जिस तरह आपने देखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से लिपिड की सिंथेसिस हो रही होती है। इसी तरह ये पायरुवेट जो है ये क्रेब्स साइकिल में ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है और NADH और NAD जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में जब फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है तो ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइसरॉल को बनाता है और ये ग्लाइसरॉल फिर लिपिड की सिंथेसिस कर रहा होता है। जब आपकी बॉडी को इस पाथवे की ज़रूरत नहीं होती है, पायरुवेट की ज़रूरत नहीं होती है, उस टाइम भी आपकी बॉडी में डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन की सिंथेसिस हो रही होती है और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल बनाता है और आपकी बॉडी में फ़ैट जो है वो स्टोर हो रहा होता है। ये पाथवे जो रेगुलेट हो रहा होता है, 3 मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम इस पाथवे की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो रही होती है और यहाँ पे एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो राइज कर जाता है तो उस टाइम हेक्सोकाइनेज जो होता है वो कंट्रोल कर देता है इसकी फॉर्मेशन को और प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट जो आपके पास आता है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 1,6-बाइस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और जहाँ पे भी एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और ये भी रेगुलेटरी फैक्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके 3 रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं। पहला एनर्जी लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा हार्मोन्स और तीसरा सिट्रेट लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। जब ATP की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो होता है ये जो है वो काम करना कम कर देता है और जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है तो इंसुलिन ज़्यादा होती है तो उस टाइम भी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज को डायरेक्ट पायरुवेट में कन्वर्ट कर रही होती है और एनर्जी की प्रोडक्शन कर रही होती है। तो इसी वजह से इंसुलिन जैसे बढ़ती जाएगी ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस भी स्पीड अप होता जाएगा। इसी तरह ग्लूकागॉन जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कम कर देता है
और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है। इस तरह ये हार्मोनल एक्टिविटी भी रेगुलेटर फैक्टर्स के तौर पे एक्ट कर रही होती है। मीडिएट है क्रेब्स साइकिल के अंदर। इसी तरह पायरूवेट जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में जाता है और वहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो अगर किसी भी वजह से उसके अंदर सिट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये भी रेगुलेटरी फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है, कम कर सकता है। एंड में जो थर्ड पॉइंट आपके पास आता है रेगुलेशन में, वो फास्फोइनोल पायरूवेट से पायरूवेट की प्रोडक्शन हो रही होती है। अगर एंड प्रोडक्ट इस पाथवे का एटीपी और एसिटाइल को एक्यूमुलेट कर जाते हैं हाई कंसंट्रेशन में, तो ये भी इस पाथवे को इनहिबिट करते हैं और ग्लाइकोलिसिस को जो है वो स्टॉप कर देंगे। ये थी आपके पास रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ कि पायरूवेट के साथ इसके बाद कौन सी रिएक्शन में पायरूवेट इन्वॉल्व होता है। तो पायरूवेट अपने आप को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट कर देगा और ये एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल के अंदर अपना रोल प्ले करता है और एटीपी की प्रोडक्शन कर रहा होता है। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसको पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बोलेंगे। इसी तरह पायरूवेट ऑक्सैलो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पायरूवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और ये ऑक्सैलो एसीटेट भी क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होता है। इसी तरह पायरूवेट जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होगा और बाय द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, और ये इथेनॉल की जो कन्वर्जन हो रही होती है ये यीस्ट में होती है, नॉट इन ह्यूमन। होप सो आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको समझ ना आई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।